नमस्ते विद्यार्थियों, मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी राजस्थान पॉलिटी के कोर्स में प्रविष्ट हो चुके हैं उनके लिए ये क्लासें हमने शुरू की है। इसी क्रम में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। महाधिवक्ता संक्षिप्त एंड छोटा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी की तर्ज पर राज्यों में महाधिवक्ता होता है। तो एडवोकेट जनरल के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, तमाम क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपसे हमेशा जैसा कि कहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक समाप्त होने के बाद। जब मैं मेरी ओर से टॉपिक समाप्त कह देता हूं, यानी मैं जब टॉपिक कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप जरूर पूछिएगा, आपका स्वागत है, ठीक है। और जहां तक अब संभावना बनी रहेगी कि मेरे पढ़ाने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होता होगा, फिर भी मेरे कंप्लीट होने के बाद, मेरे टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद आपका क्वेश्चन यदि अधूरा रह जाता है तो उसे अवश्य पूछिएगा। चलिए अपन टॉपिक की ओर चलते हैं। आज अपना टॉपिक है महाधिवक्ता। विद्यार्थियों, आज राजस्थान पॉलिटी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया अपन ने और उस टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता। तो टॉपिक का नाम है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो आज अपना टॉपिक रहेगा महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। एडवोकेट जनरल बोल दीजिए या महाधिवक्ता बोल दीजिए, बात एक ही है। एडवोकेट जनरल बोल दीजिए या महाधिवक्ता बोल दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखिए महाधिवक्ता के बारे में जान लीजिएगा पहले कि देखिए महाधिवक्ता का जब भी अपन जिक्र करते हैं तो महाधिवक्ता कैसा पद, एक संवैधानिक पद है। महाधिवक्ता कैसा पद, एक संवैधानिक पद है, यानी इस पद का संविधान में उल्लेख मिलता है। जिस पद का संविधान में उल्लेख मिलता है उसे संवैधानिक पद कहा जाता है। तो महाधिवक्ता कैसा पद, एक संवैधानिक पद है। इसका मतलब महाधिवक्ता का संविधान में उल्लेख मिलता है, इस पद का संविधान में उल्लेख मिलता है। तो संविधान में कौन से भाग में मिलता है? संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं, तो संविधान के कौन से भाग में मिलता है? तो बताओ भाग कौन से? 6 में मिलता है। और आपसे पूछेंगे कि बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है? संवैधानिक है तो संविधान के कौन सा आर्टिकल मिलता है? तब आपका आंसर होगा संविधान के कौन सा आर्टिकल मिलता है? 165 में मिलता है। तो ये चीज क्लियर कर लें कि महाधिवक्ता कैसा पद है? संवैधानिक पद है, यानी इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। तो बताओ संविधान में कहां मिलता है? तो भाग 6। क्यों? महाधिवक्ता का पद राज्य सरकार में होता है और भाग 6 का संबंध राज्य सरकार से, तो भाग 6 में मिलता है। और किस आर्टिकल मिलता है? तो 165 में मिलता है। ये क्लियर होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है महाधिवक्ता का जो पद बनाया गया, पद सर्जित किया गया, वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो महाधिवक्ता का जो पद सर्जित किया गया था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सर्जित किया गया। 1956 के तहत सर्जित किया गया। तो ये चीज क्लियर हो जाए कि जो महाधिवक्ता का पद है वो किस अधिनियम के तहत सर्जित किया गया था। ऑप्शन में आ जाएगा कि बताओ किस अधिनियम के तहत सर्जित किया गया था? 1909, 1919, 1935 या 1956? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता का पद सर्जित किया गया था। यानी राजस्थान में जो महाधिवक्ता का पद है वो 1956 में सर्जित किया गया था। कब सर्जित किया गया था? 1956 में। और किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। विद्यार्थियों, एक और बात बता दूं मैं आपको कि बताओ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इसमें 2 सदस्य थे, के.एम. पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 व्यक्ति थे, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। अध्यक्ष फजल अली थे और 2 सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके तहत हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत आपसे पूछे महाधिवक्ता का पद सर्जित किया गया था। ये सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा कि महाधिवक्ता का पद सर्जित कब हुआ? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पर सर्जित हुआ। तो यहां पे एक चीज क्लियर कर लें कि बताओ आपसे पूछेंगे कार्यालय, आपसे राजस्थान राज्य महाधिवक्ता का कार्यालय की मुख्य पीठ कहां है? कार्यालय की मुख्य पीठ कहां है? ठीक है, मुख्य पीठ। तो राजस्थान के जो महाधिवक्ता है उसका कार्यालय कहां है? उसकी मुख्य पीठ कहां है? तो उसकी मुख्य पीठ का बताओ जोधपुर में है।
मुख्य पीठ कहां बताओ, जोधपुर में। और ये मुख्य पीठ कब बनाई गई, जब महाधिवक्ता का पद सर्जित हुआ था। और महाधिवक्ता का पद कब सर्जित हुआ था, 1956 में सर्जित हुआ था। और आपसे पूछेंगे कि बताओ महाधिवक्ता की खंडपीठ कहां है, महाधिवक्ता के कार्यालय की खंडपीठ कहां है, तो खंडपीठ कहां है बताओ, जयपुर में। तो ये क्लियर हो जाए कि जिस प्रकार अपने हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर है और खंडपीठ का है जयपुर में, इसी प्रकार महाधिवक्ता की मुख्य पीठ का है जोधपुर में और खंडपीठ पूछे कहां बताओ, जयपुर में। और महाधिवक्ता का पद कब सर्जित किया गया, 1956 में सर्जित किया गया। आपको एक और बात बता दें, देखिए महाधिवक्ता का आपको पता कार्य कौन होता है, महाधिवक्ता तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में, कानूनी मामलों में सलाह देने का कार्य करता कौन बताओ, महाधिवक्ता। तो ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है। तो आपसे कोई पूछ ले महाधिवक्ता कौन होता है, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार का महाधिवक्ता कौन होता है, तो राज्य सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का विधि के मामलों में या कानून के मामलों में, विधिक बोल दीजिए या कानूनी मामलों का क्या होता है, सलाहकार। तो राज्य सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ महाधिवक्ता कौन होता है, तो राज्य सरकार का विधिक और कानूनी सलाहकार होता है। तो राज्य सरकार का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा, ये ध्यान रखें, राज्य सरकार का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी होता है वो कौन होता है बताओ, ठीक है, महाधिवक्ता होता है। तो ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता का कार्य क्या है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देना, सलाह, वैधानिक मामलों में क्या देना, सलाह, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये राज्य सरकार को वैधानिक और कानूनी मामलों में क्या देता है, सलाह देने का कार्य करता है। फिर आपसे पूछे, जैसे आपको पता है राज्य में क्या होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य में कौन सा होता है बताओ, महाधिवक्ता का पद है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता का पद होता है। उसी प्रकार केंद्र में क्या होता है, उसी प्रकार भारत सरकार में क्या होता है, तो भारत सरकार में महान्यायवादी का पद होता है। किसका होता है बताओ, महान्यायवादी का पद होता है, महान्यायवादी का पद होता है। ठीक है, तो आप ये क्लियर कर लें कि बताओ जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का पद होता है उसी की तर्ज पर राज्यों में क्या होता है, तो राज्यों में महाधिवक्ता का पद होता है। किसका पद होता है, महाधिवक्ता का पद होता है। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, केंद्र सरकार में भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। उसी के समकक्ष राज्यों में क्या होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और दोनों के दोनों पद कैसे हैं, संवैधानिक पद है। आपको पता है महान्यायवादी का उल्लेख भी किस आर्टिकल मिलता है, तो महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल मिलता है, 76 में। महान्यायवादी का उल्लेख 76 में। तो महाधिवक्ता अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस आर्टिकल मिलता है बताओ, 165 में मिलता है। यानी दोनों के दोनों पद कैसे बताओ, संवैधानिक पद है। ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है, सलाह देता है। तो बताओ महान्यायवादी के तर्ज पर राज्यों में कौन सा पद होता है, तो महाधिवक्ता का पद होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यदि बात करें आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए ये तो होगी महाधिवक्ता की सामान्य जानकारी कि महाधिवक्ता संवैधानिक पद है, किस आर्टिकल में है, ठीक है, कौन से भाग में है, इसका कार्य क्या होता है और ये किसके समकक्ष होता है। इन सब बातों पे अपन ने चर्चा कर ली। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर अपन देखते हैं कि बताओ सबसे पहले महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी की बताओ नियुक्ति की बात कर लेते हैं कि बताओ महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, तो देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये चीज बहुत स्पष्टली क्लियर होनी चाहिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है बताओ, राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल संवेग से करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या राज्यपाल संवेग से कर सकता है, नहीं दोस्तों, राज्यपाल संवेग से नहीं कर सकता। राज्यपाल आपको राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उसी मंत्री परिषद की सलाह पर आपको पता है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो आपसे पूछेंगे नियुक्तिकर्ता कौन है, राज्यपाल, किसकी सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। और आपको बहुत क्लियरली आपको पहले से पता है कि बताओ राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल को सलाह देने पर एक क्या, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। ये किस आर्टिकल में लिखा है, 163 में लिखा है, 163 में लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछेंगे नियुक्तिकर्ता कौन है, राज्यपाल करता है और किसकी सलाह पर करता है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, यानी वो संवेग से नहीं कर सकता। फिर आपसे पूछ लें किससे बनाया जाता है, योग्यता चेक कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताओ महाधिवक्ता किससे बनाया जाता है, इसके लिए क्या योग्यता है। ठीक है, आपको यदि महाधिवक्ता बनाएंगे, किसी को एडवोकेट जनरल बनाएंगे, तो एडवोकेट जनरल बनने के लिए एटलीस्ट योग्यता क्या है, तो आप समझिए ध्यान से। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है,
राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, यानी वो विधि का जानकार होना चाहिए, ठीक है। और राज्य सरकार को देता है, यानी वो हाई कोर्ट लेवल का आपको विधि का जानकार होना चाहिए। तो बताओ राज्य सरकार में काम करता है, तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट है। तो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, क्योंकि आगे जाके आपको तो महाधिवक्ता को अपने मुकदमों की पैरवी कहां करनी पड़ेगी? राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी महाधिवक्ता कहां करता है? हाई कोर्ट में करता है। सबसे बड़े कोर्ट हाई कोर्ट में करता है, राज्य में करता है। तो बताओ हाई कोर्ट में करेगा तो कम से कम उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए? उसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता किससे बनाया जाएगा? जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? बताओ योग्यता। जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं, का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं, बनने की योग्यता रखता हूं। यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपसे पूछ सकते हैं कि महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, या महाधिवक्ता किसे बनाया जाता है? जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको क्या बनाया जाता है? महाधिवक्ता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? महाधिवक्ता बनाया जाता है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि बताओ हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है और किस आर्टिकल में? तो विद्यार्थियों में आपको बता दूं, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता किस आर्टिकल में? 217 में। हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? इसकी योग्यता को लेकर मिलता है 217 में मिलता है। तो चेक कर लेते हैं कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता में पहली योग्यता होनी चाहिए वे भारत का नागरिक हो, वे भारत का नागरिक हो, ये पहली योग्यता होनी चाहिए। वे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 2 योग्यताओं का होना चाहिए। हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यताओं का होना आवश्यक है? 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता है वे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, वे भारत के किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में, वे भारत के किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी पद रहो, न्यायिक पद पर रहो, न्यायिक पद पर रहा हो। समझाएंगे अभी क्या है, इसको डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछ ले कि वो आपको तय है भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर आओ, कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर आओ, ठीक है। यदि ये नहीं हो तो आपको पता है और लगा लीजिए, अथवा लगा लीजिए। यदि ये नहीं हो तो और क्या हो सकता है? तो ये योग्यता लिखी हुई है कि यदि कम से कम लगातार 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहो, भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहो। अधिवक्ता का मतलब है उसे वकालत का अनुभव रहा हो, वकालत का क्या बताओ? अनुभव रहा हो। तो ये आपके देखिए, मैंने यहां पे 2, ये इसको भी 2 नंबर दिया और इसको भी 2 नंबर दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। ये दोनों योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं है, दोनों में से कोई एक योग्यता का होना आवश्यक है। यही बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। आपसे कोई पूछे हाईकोर्ट का न्यायाधीश किससे बनाया जाता है, तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? 2, 3, 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2 योग्यताओं का आवश्यक है। एक तो पहली कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, यह तो अनिवार्य है। अब 2 जो नीचे लिखी है मैंने, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। या तो वो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहो, या वो 10 वर्ष तक उसे वकालत का अनुभव हो। दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। तो दोनों होना आवश्यक नहीं है, दोनों में से कोई एक योग्यता का होना आवश्यक है। तो मैं इसे शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं, नागरिक 10/10। इस प्रकार मैं आपको शॉर्ट में लिख सकता हूं। शॉर्ट में यदि अपन लिखें तो कैसे याद रखोगे कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? जो भारत का क्या हो? नागरिक हो, पहला। दूसरा, या तो वो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहो, या 10 वर्ष तक उसे वकालत का अनुभव हो। दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक हो तो उसे आपको हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, जो मैंने आपको समझाई है आर्टिकल 217 में, और जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसी को महाधिवक्ता बनाया जाता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता क्या है? तो महाधिवक्ता उसी को बनाया जाता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो हमने सबसे पहले किसकी बात कर ली? नियुक्ति की, कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। फिर हमने बात कर ली नियुक्ति के बाद कि बताओ योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता हमने डिस्कस कर ली कि बताओ जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको महाधिवक्ता बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरे पॉइंट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। बताओ जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी तो वो नियुक्ति होने के बाद क्या लेगा? शपथ लेगा। नियुक्ति होने के बाद क्या लेगा? शपथ। तो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। यह भी ध्यान रखें, आपसे कोई पूछ ले कि महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल द्वारा। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महाधिवक्ता को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, शपथ हो गया, ठीक है, नियुक्ति कर दी इसकी, ठीक है, इसका क्या हो गया बताओ? शपथ हो गया। शपथ के बाद अपन देखते हैं कि बताओ जैसे ही वो नियुक्ति होगी, शपथ ली, अब शुरू होगा उसका कार्यकाल। क्या शुरू होगा बताओ? कार्यकाल। तो कार्यकाल का क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बताओ महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों हमारे संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो महाधिवक्ता का कार्यकाल आपसे पूछ सकते हैं 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो बताओ संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो महाधिवक्ता के कार्यकाल को लेके संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह भी ध्यान रखें, संविधान इसके बारे में क्या है? मौन है। संविधान में कि कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वह गलती करवा सकते हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में संविधान में वैसे कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः अक्सर 3 वर्ष रहते हैं, महाधिवक्ता अक्सर 3 वर्ष रहता है, लेकिन संविधान में इसके बारे में कोई आपको पता है प्रावधान नहीं है कि कितने वर्ष होगा। फिर आप देख लेते हैं कार्यकाल। कार्यकाल पूरा होने से पहले वो त्यागपत्र भी दे सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या दे सकता है? वो त्यागपत्र भी दे सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे महाधिवक्ता यदि त्यागपत्र देना चाहे, महाधिवक्ता यदि त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा त्यागपत्र? तो बताओ नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल ने। तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो आपसे पूछेंगे महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। किसको देता है बताओ? राज्यपाल को। तो बहुत चीजें क्लियर हो गई, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, और त्यागपत्र भी किसको देता है बताओ? राज्यपाल को देता है। देखिए कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है। यदि वो त्यागपत्र नहीं देता तो हो सकता है उसे हटाया भी जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ महाधिवक्ता को कौन हटाता है या हटाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हटाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता को हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो हटाता भी कौन है? राज्यपाल है मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो बताओ नियुक्ति भी राज्यपाल, हटाता भी राज्यपाल। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बताओ महाधिवक्ता को राज्यपाल जब चाहे नियुक्त कर सकता है, जब चाहे हटा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो बताओ महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो बताओ महाधिवक्ता किसके आशीर्वाद से, किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो राज्यपाल, क्योंकि महाधिवक्ता को नियुक्त भी राज्यपाल करता है, हटाता भी राज्यपाल है। तो महाधिवक्ता तब तक पद पर बना रहेगा जब तक राज्यपाल चाहेगा, और वास्तव में तब तक बना रहता जब तक कि राज्य मंत्रिपरिषद चाहेगी, क्योंकि राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो क्लियर हो गया। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताओ हटाया कैसे जा सकता है? कार्यकाल देख लिया, त्यागपत्र, और बताओ हटाया कैसे जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया। तो एक चीज तो क्लियर हो जाए, महाधिवक्ता को हटाता कौन है? तो महाधिवक्ता को हटाता कौन है बताओ? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन क्या राज्यपाल स्वविवेक से हटाएगा? नहीं, राज्यपाल मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। जब राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसका मुख्य होता है मुख्यमंत्री, जब राज्य की मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री सलाह देगा तब राज्यपाल महाधिवक्ता को पद से हटा सकता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। नियुक्ति भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और हटाता भी किसके बताओ? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, अब हटाता राज्यपाल है, तो मुझे यह बताओ क्या हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख है? महाधिवक्ता को क्यों हटाया जाएगा, हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या संविधान में इसका उल्लेख है? जैसे राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा? संविधान का अतिक्रमण करने पर। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग प्रक्रिया है पूरी की पूरी, इंपीचमेंट प्रोसेस है आर्टिकल 61 में। लेकिन क्या महाधिवक्ता को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल, महाधिवक्ता के हटाने के कारणों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। महाधिवक्ता को क्यों हटाया जाएगा इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, और किस प्रोसेस से हटाया जाएगा,
क्या प्रक्रिया रहेगी हटाने की, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। तो ये नोट लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बताओ महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। महाधिवक्ता को हटाने के कारणों क्यों हटाया जाएगा, किस कारण से हटाया जाएगा, महाधिवक्ता को हटाने के कारणों एवं प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है, महाधिवक्ता को क्यों हटाया जाएगा और किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह बहुत कम विद्यार्थियों को पता है। वहां गलती करवाने के लिए यही तो पूछा जाता है कि महाधिवक्ता के हटाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख है संविधान में, महाधिवक्ता को इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट देके आपसे गलती करवा दी जाती है। तो महाधिवक्ता का एक तो कार्यकाल निश्चित नहीं होता, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपसे पूछा जाता है महाधिवक्ता के बताओ हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है, हटाने की प्रक्रिया के संविधान में उल्लेख नहीं है। हाँ, हटा कौन सकता है, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो एक चीज तो क्लियर होगी, नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, और हटाता भी कौन है, राज्यपाल। तो महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बताओ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है। तो राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, हटाता भी राज्यपाल है, इसका मतलब वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक आपको तब पद पर रहेगा, ठीक है। जैसे महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री है, राज्य की मंत्रिपरिषद है, ये सारे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन इसमें प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है कि बताओ क्या राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक ही रहेगा, या राज्यपाल जब चाहे उसे हटा सकता है, नहीं, राज्यपाल भी अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, अपने संवेग से नहीं हटा सकता, राज्यपाल को भी आपको पता है सलाह देने के लिए क्या होती है, राज्य मंत्रिपरिषद होती है। तो यहां प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ, प्रसाद पर्यंत का जो वास्तविक अर्थ है, प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है वो है राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है। वास्तव में किसका प्रसाद पर्यंत चाहिए, वास्तव में ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है, राज्यपाल को भी आपको पता है निर्देश देती है कौन बताओ, राज्य मंत्रिपरिषद, सलाह देती है कौन बताओ, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर बोल सकते हैं, या प्रसाद पर्यंत। तो ये चीज बहुत क्लियर है, ये आपको आनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन आएगा महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, तब आपका आंसर होगा राज्यपाल। लेकिन आपसे पूछेंगे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यहां प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है, तो प्रसाद पर्यंत का भी वास्तविक अर्थ है जब तक कि राज्य की मंत्रिपरिषद चाहेगी या मुख्यमंत्री चाहेगा तब तक महाधिवक्ता पद पर बना रह सकता है। क्लियर हो गया होगा। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने इनके बारे में बात कर ली कि बताओ कार्यकाल क्या रहेगा, त्यागपत्र, ठीक है, इन तमाम बातों के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इसके वेतन भत्तों के बारे में। किसके बारे में बताओ, वेतन भत्तों के बारे में। वेतन भत्ते, तो जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता के वेतन भत्ते क्या है, तो बताओ महाधिवक्ता को कितना वेतन मिलता है। तो महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का संविधान में आपको पता है निर्धारण नहीं किया गया है, संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है कि महाधिवक्ता को इतना वेतन मिलेगा, 2,50,000, 2,25,000 किसके समान मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो बताओ इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। तो इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल करता है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखिए मैंने कहा कि ये महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, क्यों, तो सारी जानकारी बता दी। वेतन आपको पता है महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल को, हटाता भी राज्यपाल, और वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इन तमाम बातों के बारे में यदि क्वेश्चन आए तो महाधिवक्ता वर्सेज राज्यपाल याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। यानी राज्यपाल जो निर्धारित करेगा वही वेतन भत्ते मिलेंगे, किसको बताओ, महाधिवक्ता को। और इसके वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। तो महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। बताओ संविधान में स्पष्ट रूप से, संविधान में
स्पष्ट रूप से वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं है, वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं है। यानी संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता को इतना वेतन मिलेगा, स्पष्ट रूप से कहीं भी इसका निर्धारण नहीं है। हाँ, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्य का विधानमंडल करता है, संसद करती है। ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसके वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? राज्य के संचय निधि में से दिए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसके बारे में बताओ? महाधिवक्ता को लेकर होनी चाहिए। अब महाधिवक्ता का कार्य सत्र देख लेते हैं। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? एडवोकेट जनरल का। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में या वैधानिक मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो आपको पता है महाधिवक्ता होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या है? इसके कार्य क्षेत्र कहां तक है? ठीक है, तो इसका कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र कहां तक है? कार्य क्षेत्र तो महाधिवक्ता कहां होता है? राज्य में होता है। तो इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य होता है। इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है बताओ? संपूर्ण राज्य होता है। इसका कार्य क्षेत्र क्या बताओ? संपूर्ण राज्य। ये राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर सकता है। मुकदमे की पैरवी कर सकता है। ये राज्य के किसी भी न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य सरकार का वकील है। ऐसा मान लीजिए ये राज्य सरकार का वकील है, राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है, राज्य सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करता है। तो ये राज्य के किसी भी न्यायालय में, भले वो हाईकोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय है, राज्य सरकार की ओर से अपने मुकदमे की क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है। तो इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण राज्य होता है। इसका कार्य क्षेत्र भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हमने बात की कि बताओ जितनी भी बातें थी वो 165 में लिखी गई थी। 165 में कैसे? जैसे हमने इसका कार्यकाल देखा, ठीक है, इसकी नियुक्ति देखी, इसकी शपथ देखी, ठीक है, और आपसे पूछेंगे इसके वेतन भत्तों के बारे में बात की, त्यागपत्र के बारे में बात की, इसकी सेवा शर्तें जितनी भी थी वो किस आर्टिकल में थी? 165(1) में थी। 165(1) में 165(2) में इसका क्या बताओ? इसका क्या है? कार्य क्षेत्र है। 165(2) में इसका क्या बताओ? कार्य क्षेत्र है। ठीक है, और 165(2) में इसका आपको पता है कार्य भी लिखे हुए हैं, इसके कार्य भी। तो बताओ कार्य मैंने बता दिए। 165(2) में महाधिवक्ता के कार्य। महाधिवक्ता क्या कार्य करता है? तो महाधिवक्ता जो कार्य करता है इंपॉर्टेंट, राज्यपाल द्वारा दिए गए विषयों पर, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर आपको पता है यह विधिक सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। तो कार्य में यदि इसकी बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता का कार्य। तो महाधिवक्ता का कार्य आपसे पूछें तो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर विधिक सलाह देता है। विधिक या कानूनी क्या देता है? सलाह देता है, विधिक सलाह देता है। तो राज्य सरकार, देखिए राज्यपाल द्वारा जो जो कार्य महाधिवक्ता को सौंपे जाते हैं, राज्यपाल द्वारा जो जो कार्य महाधिवक्ता को सौंपे जाते हैं और उन पर ये विधिक सलाह या कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा कार्य है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए गैर विधिक कार्यों पर, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए गैर विधिक कार्यों पर, गैर विधिक कार्यों पर सलाह देता है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए गैर विधिक कार्य, यानी राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्य, ठीक है, का पालन भी करता है जो विधिक स्वरूप से भिन्न हो, यानी विधिक स्वरूप से जो भिन्न है, गैर विधिक है, और वो राज्यपाल द्वारा यदि सौंपे गए तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन भी कौन करता है बताओ? महाधिवक्ता करता है। और इसके कार्यों का उल्लेख आपसे पूछे तो किस आर्टिकल में? 165(2) में है, 165(2) में। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्य सरकार को विधिक या कानूनी मामलों में सलाह देने वाला कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। क्लियर हो गया? देखिए ये तो हो गया, ये सारी बातें 165 में थी। तो बताओ महाधिवक्ता का पद का उल्लेख उसके आपसे पूछा जाता है कि बताओ उसकी सेवा शर्तें, उसके वेतन भत्ते, नियुक्ति, शपथ, इन सब बातों का उल्लेख कहां मिलता है? 165 में मिलता है। आपने 165 के अलावा और भी 2 आर्टिकल है जो महाधिवक्ता से रिलेटेड है। 165 तो आपने पढ़ा ही होगा कि महाधिवक्ता की तमाम बातें 165 में आती है, लेकिन महाधिवक्ता के से रिलेटेड 2 और आर्टिकल है जिनके बारे में जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको महाधिवक्ता के बारे में और बता दूं, महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होता। विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, महाधिवक्ता कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है।
ठीक है। ये आपको पता सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ये तो सरकार को सलाह देता है, विधिक सलाह देता है, टेम्परेरी सरकार के लिए कार्य करता है, सरकारी कर्मचारी नहीं होता। सरकारी कर्मचारी होता तो 60 साल तक काम करता, ये तो 2 से 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद, सामान्यतः कार्यकाल एक्सटेंड नहीं होता तो 3 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे क्या महाधिवक्ता सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी होता है? दोस्तों महाधिवक्ता सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं होता, इसलिए ये अपनी क्या कर सकता है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, लॉयर होता है जो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, तो ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। यानी महाधिवक्ता सरकार के लिए तो काम कर ही रहा है, साथ साथ ये सरकार के कार्यों के अलावा आपको तो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो आपसे कोई पूछ ले क्या महाधिवक्ता रहते वक्त वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये याद रखें निजी प्रैक्टिस करते समय वो किसी ऐसे मामले की आपको तो अपने हाथों में नहीं लेगा। निजी प्रैक्टिस करते समय वो ऐसे मामले की सुनवाई नहीं करेगा जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है। ये चीज के मैं आपको क्लियर कर दूं, महाधिवक्ता राज्य सरकार का क्या होता है, ठीक है, सलाहकार होता है। यदि वो राज्य सरकार का सलाहकार है, महाधिवक्ता है, तो वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रैक्टिस में वो ऐसा कोई मामला नहीं लेगा जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो राज्य सरकार का वकील भी कौन, महाधिवक्ता, और दूसरी पार्टी जिसका उसने मामला लिया है निजी प्रैक्टिस में उसका वकील भी कौन, महाधिवक्ता। तो दोनों मामलों का वकील एक ही हो जाएगा, कौन, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता आपको पता है सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे मामलों की पैरवी नहीं करेंगे जो सरकार के ही विरुद्ध हो, क्योंकि सरकार के आपको पता है वकील कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक चीज क्लियर हो जाए यहां पे, तो महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ये क्लियर हो जाए। एक तो महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते, सरकारी कर्मचारी नहीं होते, महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते। दूसरा आपको क्लियर हो जाए, महाधिवक्ता निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, महाधिवक्ता अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक वो महाधिवक्ता के पद पे है तो भी वो अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं होते, कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक क्लोज है, सरकारी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो। लेकिन यहां पे क्लोज लिख लीजिए, लेकिन वे ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे, ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो, जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो, राज्य सरकार के विरुद्ध हो। यानी वो ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो, क्योंकि राज्य सरकार के विरुद्ध का मामला भी उन्होंने ले लिया और राज्य सरकार की ओर से वकालत यही कर रहे हैं। तो बताओ दोनों के एक ही आपको होता है, वकालत करने वाले हो गए, सलाहकार हो गए, तो बताओ यहां पर क्लेश हो सकता है। तो ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं महाधिवक्ता रहते हुए, लेकिन ये आपको होता है ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो। क्लियर हो गया? अब देखिए राज्य महाधिवक्ता से रिलेटेड और 2 आर्टिकल है जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए यहां पे लिखते हैं अपन महाधिवक्ता के, एडवोकेट जनरल जिसे अपन बोलते हैं, महाधिवक्ता की शक्तियां और विशेषाधिकार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महाधिवक्ता की शक्तियां एवं विशेषाधिकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाधिवक्ता की शक्तियां किस आर्टिकल में मिलती है, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 165 जिसमें महाधिवक्ता का पद है, वहां से जितने क्वेश्चन नहीं पूछे गए उससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए। तो याद रखें महाधिवक्ता के शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख 2 आर्टिकल में, कितने आर्टिकल में, 2 आर्टिकल में। एक आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए, वो आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल कई बार आपने विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा 177 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा बताओ, 177। इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। विधानमंडल का मतलब है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। यानी जो महाधिवक्ता होता है ये आपको विधायक नहीं होता, एमएलए नहीं होता, ठीक है, न तो विधानसभा का सदस्य होता है और न ही विधान परिषद का सदस्य होता है। तो क्लियर हो गया? तो जो आपको महाधिवक्ता है ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी जब विधानमंडल की कार्रवाई चलती है तो उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। जब भाग लेगा तो मौन तो धारण रहेगा नहीं, बोल सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी
तब वो मतदान नहीं कर सकता, वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। वोट वही लोग करते हैं जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, और जो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते वो वोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको यहां चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बताओ ऐसा कौन सा, क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है? तो आंसर क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछाता है, ऐसा व्यक्ति जो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है, तो वो होता मुख्य सचिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता फिर भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, तो वो होता है मुख्य सचिव। विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। ये दोनों चीजें बहुत अलग है जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 177 में क्या लिखा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। क्लियर हो गया कि महाधिवक्ता होता है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। विधानमंडल का सदस्य नहीं होता इसका मतलब मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता। जब विधानमंडल यानी विधायक ही नहीं हो सकता तो मंत्री कैसे बनेगा? तो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता इसका मतलब मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता। जब वो एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, तो मंत्री भी नहीं बन सकता। तो आपसे पूछ सकते हैं, गलती करवाने के लिए दे सकते हैं कि वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता। नहीं दोस्तों, जब वो आपको होता है विधायक ही नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री कैसे हो सकता है, मंत्रिमंडल का सदस्य कैसे हो सकता है? तो ये भी ध्यान रखें, वो मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता, गलती करवा सकते हैं। तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। लेकिन यहां पे मैं क्लोज लिख रहा हूं, फिर भी महाधिवक्ता मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी वे विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, फिर भी वे विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, बोल सकता है मतलब चर्चा कर सकता है, चर्चा कर सकता है, विधानमंडल की बैठकों में भाग लेगा, बैठकों में भाग लेने का मतलब चर्चा में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लोज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्लोज याद रखें, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता, वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने ऊपर लिखा है, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। वो मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो विधानमंडल का क्या नहीं होता? बताओ, सदस्य नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर्टिकल 177 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है, तो वो कौन है? बताओ, महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में तो भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। वहां गलती करवाएंगे, वो मतदान का प्रयोग कर सकता है, नहीं, वो मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। जब वो सदस्य नहीं है तो वो वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो देखिए, जैसे वो इसी प्रकार है, जिसकी आपकी फैमिली में कोई मीटिंग चल रही है तो बाहर का व्यक्ति मीटिंग में भाग ले सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन जब वोटिंग होगी तो बताओ फैमिली मेंबर ही वोटिंग में भाग लेंगे, बाहर का व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसी में आर्टिकल 177 में एक और बात लिखी है, वो आगे मैं बता देता हूं। 177 में एक और बात लिखी है कि बताओ वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। मंत्रिमंडल का, जब वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं होता, लेकिन मंत्रिमंडल की किसी समिति का क्या हो सकता है? बताओ, ठीक है, सदस्य हो सकता है, समिति में बनाया जा सकता है, समिति का मेंबर बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो, ठीक है, विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हाँ, विधानमंडल यदि कोई कमेटी गठित करती है तो उस कमेटी का जो मेंबर है वो किसको बनाया जा सकता है? ठीक है, तो महाधिवक्ता को बनाया जाता है। तो महाधिवक्ता विधानमंडल में जो कोई समिति बनती है उस समिति का मेंबर हो सकता है, समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और समिति का जब आपको सदस्य हो सकता है तो बताओ समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, वह समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। यह बात भी किस आर्टिकल में?
तो जो आपने आर्टिकल अभी पढ़ा 177 उसमें ये बात लिखी है, ये भी किस में लिखी है, तो आर्टिकल 177 में लिखी है, आर्टिकल 177। तो आर्टिकल 177 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माध्ययुक्ता से रिलेटेड एक आर्टिकल तो 165 पढ़ा था जिसमें सारी बातें थी माध्ययुक्ता से रिलेटेड, एक 177 पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है कि माध्ययुक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, आपको पता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और साथ ही साथ लिखा है वो विधानमंडल की किसी समिति का मेंबर भी बनाया जा सकता है, समिति की बैठकों में भाग भी ले सकता है। ये सारी बातें आपसे पूछी किस आर्टिकल में, 177 में। क्लियर हो गया। एक और आर्टिकल है जो माध्ययुक्ता से रिलेटेड है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, वो आर्टिकल है आपका 194। 194 के बारे में आप परिचित होंगे। इसमें आपको होता है विधायकों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। जो हमारे विधायक होते हैं उनको विशेषाधिकार मिलते हैं, ठीक है, कि बताओ सदन की कार्रवाई से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी के लिए अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। जैसे हमारे सांसदों को विशेषाधिकार होते हैं, अनुच्छेद 105 में सांसदों को क्या बताओ विशेषाधिकार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 194 में हमारे विधायकों के क्या है विशेषाधिकार है। तो माध्ययुक्ता जब तक वो पद पर रहता है, ध्यान रखें, जब तक वो कार्यकाल रहता है उसका, जब तक वो पद पर रहता है तब तक उसको विधायकों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जो विधायक को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वही विशेषाधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त होते हैं जब तक वो पद पर रहता है, ठीक है, 2, 3 साल 4 साल जब तक वो पद पर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यपाल जब चाहे से नियुक्त कर सकता है, जब चाहे से हटा सकता है। तो क्लियर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि महाधिवक्ता को कार्यकाल के दौरान, महाधिवक्ता को कार्यकाल के दौरान, महाधिवक्ता को कार्यकाल के दौरान विधायकों के समान विधायक यानी विधानमंडल के सदस्य विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये चीज बहुत क्लियर है, ठीक है। विधायकों का मतलब है विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं विधायक, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि माध्ययुक्ता जब तक पद पर रहता है तब तक उसको विधायकों के समान ही विशेषाधिकार होते हैं। जो विधायकों को विशेषाधिकार होते हैं वही विशेषाधिकार माध्ययुक्ता को होते हैं जब तक वो पद पर रहता है, ठीक है। तो विधानमंडल के सदस्यों के समान या विधायकों के समान उसे क्या होते हैं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो बताओ माध्ययुक्ता के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में, 194 में, ठीक है। तो 3 आर्टिकल आपको माध्ययुक्ता के पद से संबंधित जानकारी 165 में, महाधिवक्ता की शक्तियां, ठीक है, कि वो बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वो 177 में, और महाधिवक्ता के विशेषाधिकार वो 194 में। ये तीनों आर्टिकल महाधिवक्ता से रिलेटेड है जो आपको पता होना चाहिए। अभी तक 165 के बारे में जानते थे, 2 और आर्टिकल है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो बताओ राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। तो राजस्थान के आपसे कोई पूछ ले पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो जीसी कासलीवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान के पहले महाधिवक्ता पूछे तो आप क्या बताओगे, जीसी कासलीवाल, जीसी कासलीवाल। तो राजस्थान के पहले महाधिवक्ता पूछे तो कौन है बताओ, जीसी कासलीवाल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं उस दौरान आपसे पूछे कि राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता पूछे तो राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता। तो बताओ MS सिंघवी, MS सिंघवी यानी महेंद्र सिंह सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। तो MS सिंघवी बोल दीजिए या महेंद्र सिंह सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। और ये जोधपुर के हैं क्योंकि बताओ महाधिवक्ता का हेड ऑफिस कहाँ होता है, जोधपुर ही होता है। महाधिवक्ता का कार्यालय जो मुख्य कार्यालय, मुख्य पीठ है वो जोधपुर होती है, खंडपीठ जयपुर होती है। तो आपसे पूछा जहां हाईकोर्ट होगा वहीं महाधिवक्ता का, क्यों महाधिवक्ता का काम ही है हाईकोर्ट में आपको होता है पैरवी करने का अधिकांश है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इसका कार्यालय कहाँ होता है, जोधपुर होता है। और महेंद्र सिंह सिंघवी कहाँ के रहने वाले, जोधपुर के रहने वाले, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से नंबर के, ये 18वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के बताओ, 18वें नंबर के हैं। कौन बताओ, महेंद्र सिंह सिंघवी का यदि कार्यकारी और जो भी आपको था एक से अधिक बार बने, ठीक है,
और आपको 3 बार बनने वाले कौन है ये भी पूछा जाता है। बीपी अग्रवाल है जो 3 बार बने थे, ठीक है, 3 बार बनने वाले आपको होता है। 3 बार राजस्थान के महाधिवक्ता रहते बीपी अग्रवाल, ठीक है। और ये कौन से नंबर के बताओ, 18वें नंबर के, और ये जोधपुर के रहने वाले। तो पहले कौन है और वर्तमान में कौन है। मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देके जा रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, जो सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता कौन रहे और न्यूनतम कार्यकाल वाले महाधिवक्ता कौन रहे, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही प्यारा है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला महाधिवक्ता कौन है और न्यूनतम कार्यकाल वाला महाधिवक्ता कौन है। आप अपनी तैयारी को चेक कर लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। देखते हैं अच्छे से और करेक्ट कमेंट कौन देता है। अब मैं आपको इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, पुराने एग्जाम में पूछे गए और फ्यूचर में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, उन क्वेश्चनों को वापस डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपका चंद सेकंड में आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस टॉपिक का। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और अब तक अपन ने क्या पढ़ा इस टॉपिक में। कौन कौन महाधिवक्ता रहे, ये तो आपको पीडीएफ में नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा कि राजस्थान में अब तक कौन कौन महाधिवक्ता रहे। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके मैं डबल स्टार लगा देता हूं, जो पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक क्वेश्चन तो यह आएगा कि महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हाँ, संवैधानिक पद है, भाग 6 में है, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन महाधिवक्ता का आपको पूछा जाता है कि महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में मिलता है, 165 में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है महाधिवक्ता का पद किस अधिनियम के तहत सर्जित हुआ, किस अधिनियम के तहत सर्जित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सर्जित हुआ, यह भी आपको याद रखना है। तो डबल स्टार जिनके लगे उन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। डबल स्टार का मतलब क्या है कि या तो वो पिछले एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसकी मुख्य पीठ कहां होती है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसके मुख्य पीठ कहां बताओ, जोधपुर में है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से, मुख्य पीठ जोधपुर में और इसका पद सर्जन हुआ था 1956 में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है जो आईएएस रैंक का होता है। ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, सचिवों का सचिव होता है, ठीक है, सचिवालय का प्रमुख होता है, तो अवशिष्ट वसीयतदार होता है। तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पूछे तो मुख्य सचिव, ठीक है। आपसे पूछेंगे राज्य का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी पूछे तो मुख्यमंत्री, राजनीतिक कौन होता है, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और आप उससे पूछेंगे राज्य का सर्वोच्च, ठीक है, विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, कौन होता है, महाधिवक्ता। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ, यहां से पूछिए, ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ नियुक्ति, नियुक्ति को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, क्या संवेग से करता है, नहीं, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ, ये भी योग्यता पूछाती है कि महाधिवक्ता, आपसे पूछा जाता है महाधिवक्ता किससे बनाया जाएगा, जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता है, योग्यता रखता है। तो ये भी, और हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस किया था, नागरिक या 10/10, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ शपथ, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि बताओ महान्यायवादी की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र भी किसे देता है, राज्यपाल को देता है। तो अच्छे से याद कर सकते हैं, नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल, आपको त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है, और हटाता भी कौन है बताओ, राज्यपाल हटाता है। कौन हटाता है, राज्यपाल। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, ठीक है, ये किसका प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपसे ये स्टार लगा लीजिए कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आप लगा लीजिए कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है, तो वेतन भत्तों के क्वेश्चन, हाँ, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानमंडल करता है, या आपसे पूछा जाता है कि बताओ लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर कौन है कि इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर आपसे पूछा जाता है कार्य क्षेत्र को लेकर, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया, ठीक है। फिर आपसे कार्य, हाँ, कार्य इसके पूछे जाते हैं कि आपसे महाधिवक्ता का कार्य क्या है, तो मैं बता चुका हूं, ये राज्यपाल द्वारा सौंपे गए आपको जो विषय होते हैं उन पर आपको बताइए राज्य सरकार को विधिक या कानूनी सलाह देता है, तो सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है, यहां से जो क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता का ये आर्टिकल 177 बहुत बार पूछा गया है, आप इसे डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। महाधिवक्ता के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं
कि महाधिवक्ता ऐसा कौन सा सदस्य है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधान की बैठकों में भाग लेता है, ठीक है, बोल सकता है, तो वो महाधिवक्ता होता है। हाँ, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग लेता है, वो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया 177 का, इसको अच्छे से क्लियर कर ले। हाँ, भाग ले सकता है लेकिन ये मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। और वो किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। ये 177 बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट जो आपसे पूछा जाता है कि बताओ महाधिवक्ता के विशेष अधिकार किसमें लिखे हैं, तो 194 में लिखे हैं। उसको वही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं पद पर रहते हुए जो आपको होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होते हैं, यानी विधायकों को प्राप्त होते हैं। इतनी जानकारी आपके पास किसकी होनी चाहिए? महाधिवक्ता की होनी चाहिए। और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक कार्यवाले कौन है, कार्यकाल वाले महाधिवक्ता कौन रहे और न्यूनतम कार्यकाल वाले, ठीक है। इस प्रकार एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर होता है। अब यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स रहा है आपका, ठीक है, अब महाधिवक्ता से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है जो पढ़ाने के बावजूद भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि आपको आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन यदि आप लेके आओगे तो मुझे भी खुशी होगी कि ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।